Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, स्टेप नंबर 2 खत्म किया था, राइट? स्टेप नंबर 2 हमारा हो गया था। एक बार रिकैप ले लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने देखा था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द सेंस यानी क्या, दैट एज पर 115 हम क्या करेंगे, जो भी एंटिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है उसका कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, यानी कितनी चीज़ें उसको करना है वो चेक करेंगे, राइट? तो फिर उसके लिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज नथिंग बट when any goods or services can be used। कैसा? when any goods can be used या कस्टमर को ऐसा ही बेनिफिट मिलेगा either on alone or with other readily available resources। तो फिर उस केस में हम क्या बोल सकते हैं इसको? उस केस में हम बोल सकते हैं दिस इज अ डिस्टिंक्ट गुड, राइट? फिर उसके साथ साथ में एक और उसका एक्सेप्शंस पढ़े थे। अगर समझो कोई भी डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन इन द सेंस सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेट करते हैं, देन इन दैट केस वो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं माना जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर कोई भी डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अगर कोई भी कस्टमाइजेशन करवाता है या फिर मॉडिफिकेशन, अब कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशन शुड बी एज पर दी कस्टमर का एनवायरमेंट हो सकता है या कस्टमर के चॉइसेस के बेसिस पे हो सकता है, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। और हाईली इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, जैसे मैंने दिया था कंस्ट्रक्शन का, फिर उसके बाद उसका लेआउट का, यानी कंस्ट्रक्शन एंड उसका जो स्ट्रक्चर का, अगर स्ट्रक्चर बार बार चेंज होगा तो फिर उसके रिलेटेड कंस्ट्रक्शन भी चेंज होगा। दिस आर हाईली इंटर डिपेंडेंट, तो फिर उस केस में हम क्या मानेंगे, दिस इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ओके, फिर उसके बाद एक और चीज देखा था, अगर सेम एंड सिमिलर चीजों का अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसा सर? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन इन दैट केस हम क्या मानेंगे, हम यहाँ पे मानेंगे दैट इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे एग्जांपल दिया था ना इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल समझ लो कि वो एवरी मंथ, ईच एंड एवरी मंथ दैट इज सेम, राइट? ईच एंड एवरी मंथ दैट इज सेम एंड यूनिट्स कंज्यूम्ड फॉर एवरी मंथ इज डिफरेंट। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, फॉर ईच एवरी मंथ इट इज अ डिस्टिंक्ट सर्विसेज, एवरी मंथ के लिए डिस्टिंक्ट सर्विसेज है, बट सिंस इट इज अ सेम सर्विसेज प्रोवाइड फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड, तो फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। दिस इज अबाउट दिस स्टेप नंबर 2। तो अगर हम देखेंगे तो मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स, बरोबर है ना? कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, ठीक है, ओके सर। अब चल गए थे फिर हम स्टेप नंबर 2, बरोबर? स्टेप नंबर 2 में हम देखा था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हाउ मेनी परफॉर्मेंस। अब चलते हैं, अब तो हमें पता चल गया था, क्या चल गया था सर? हमें पता चल गया था कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं कस्टमर के साथ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं, राइट? और कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमें क्या डिटरमाइन करना होगा, वी हैव टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ ट्रांजैक्शन प्राइस और नॉट। ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब समझ रहे हो? अब ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइसेस। मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस में बहुत सारी चीजें आ सकते हैं। एक तो सबसे पहले आ जाएगा फिक्स्ड कंसिडरेशन। अब फिक्स्ड कंसिडरेशन यानी क्या, समझो मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट में आ गया और हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट डिटरमाइन किया। क्या अमाउंट डिटरमाइन किया? समझो 1 लाख रुपीज कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है और उसमें जो है 1 लाख रुपीज का कंसिडरेशन कंसिडर किया। दिस इज नथिंग बट फिक्स्ड कंसिडरेशन, राइट? तो फिर ये क्या बोलते हैं इसको, फिक्स्ड कंसिडरेशन। तो पहले चीज हम बोलेंगे फिक्स्ड कंसिडरेशन, इसमें ज्यादा कोई डिस्कशन करने वाली बात कुछ नहीं है, बरोबर? अगर तुम्हें एग्जांपल चाहिए, समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है और अपने पास कौन है, चिंटू। अब पीपी लिमिटेड और चिंटू के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन का जो प्राइस है ना, ये कंस्ट्रक्शन का प्राइस जो है ये हमने डिटरमाइन किया ₹1 लाख। दिस इज नथिंग बट
This is nothing but we can say this is the fixed consideration. क्या इसमें कोई डाउट है क्या? चलो नहीं है. अब क्या है, सिंपल है. फिक्स कंसिडरेशन में कोई भी डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है. सिंपल सा चीज़ है कि अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया और उसमें कोई भी प्राइस डिटरमाइन किया, उसको बोल सकते हैं फिक्स्ड कंसिडरेशन. हमें डिस्कशन करना है मेनली 4 कंपोनेंट के लिए. कौन से 4 कंपोनेंट? वो 4 कंपोनेंट है ये वाले. एक बोलते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन, एक होता है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट. सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, ओके सर. फिर उसके बाद नॉन कैश कंसिडरेशन, और उसके बाद कंसिडरेशन पेएबल टू द कस्टमर. अब ये जो फिक्स कंसिडरेशन है, फिक्स कंसिडरेशन के साथ साथ में ये 4 चीज़ें भी आ सकते हैं अपने कंसिडरेशन में. जब ये 4 चीज़ें आएंगे ना, तो उसको आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ में उसको कैसा डिटरमाइन करना है वो भी चेक करना पड़ेगा. तो आ जाओ, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर वेरिएबल कंसिडरेशन. पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वेरिएबल कंसीडरेशन. ओके. अब वेरिएबल कंसिडरेशन होता क्या है सर? वेरिएबल कंसिडरेशन इज वेरिएबल इन नेचर. अब ये इंग्लिश हो गया, मैं नॉर्मली बताता हूँ. समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल में ना अपना दो ही पार्टी होता है, पीपी लिमिटेड. अभी कस्टमर ले लेते हैं, ठीक है. कस्टमर ले लेते हैं. पीपी लिमिटेड और कस्टमर दोनों मिलके यहाँ पे क्या डिसाइड किया? यहाँ पे डिसाइड किया कि एक घर बनाएंगे. उसके लिए पीपी लिमिटेड इज दी कॉन्ट्रैक्टर, राइट, और कस्टमर का घर बनाना है. अब पीपी लिमिटेड ने बताया ठीक है सर, घर बना दूंगा. इसका प्राइस जो है ₹10 lakhs हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट माई फिक्स्ड कंसिडरेशन. ओके सर, ठीक है. फिर उसके बाद बोला, अब जो है ना कस्टमर बोल रहा है. कस्टमर क्या बोल रहा है? कस्टमर इज इन द व्यू दैट देखो सर, तुम बोल रहे हो कि ये बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना होगा? कॉन्ट्रैक्ट टर्म इज 1 year का, यानी विद इन 1 year पीपी लिमिटेड उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद किसको? कस्टमर को दे देगा. बट कस्टमर बोल रहा है आई वॉन्ट इट बिफोर द टाइम. मतलब मुझे जो है ना ये 8 महीने में ही चाहिए. अगर तुम मुझे 8 महीने में देते हो, इन केस इफ यू विल डिलीवर द प्रोजेक्ट विद इन 8 months, देन इन दैट केस वी विल गिव यू एन इंसेंटिव. क्या बोल रहा है कस्टमर? कस्टमर देखो, कस्टमर बोल रहा है यहाँ पे इफ यू डिलीवर the project within 8 months, then we will grant an incentive of ₹1 lakh. ठीक है. क्या बोल रहा है? ऑफ ₹1 lakh इसको मिल जाएगा. किसको? पीपी लिमिटेड को. एंड नाउ पीपी लिमिटेड इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, बरोबर. कंस्ट्रक्शन में उसने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए. अब जब कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए, उसको लग रहा है कि हाँ ये 8 month में, मतलब ये जो है ना 8 महीने में तो हो ही जाएगा, मतलब पूरा का पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट. 7 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा और 1 महीने में बाकी के जो छोटे मोटे चीजें वो खत्म होगा. तो पीपी लिमिटेड इज ऑफ यू दैट ही कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ही कैन कंप्लीट इट विद इन 8 months. ठीक है. अब ये जो ₹1 lakh है, दिस ₹1 lakh वी विल कंसिडर दिस ₹1 lakh एज वेरिएबल कंसिडरेशन. इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम वेरिएबल कंसिडरेशन. वेरिएबल कंसिडरेशन, समझा? एक पार्ट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन. यानी क्या? अगर समझो दिस इज वेरिएबल इन नेचर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कॉन्टीजेंट मतलब कॉन्टीजेंसी असाइंड है. अब क्या है यहाँ पे, समझो कस्टमर तो ये बोला ठीक है सर 8 months में अगर दोगे तो वी विल ग्रांट यू एन इंसेंटिव ऑफ ₹1 lakh. ये एक वेरिएबल कंसिडरेशन हो गया. और कस्टमर ये भी बोल रहा है अगर आप 1 साल से लेट करते हो, इफ़ यू डिले मोर देन 1 year, फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे? उसके ऊपर जो है तुम्हें 50,000 का पेनल्टी भरना होगा फॉर एवरी मंथ. 1 year से ज़्यादा हो गया, और जितने महीने से ज़्यादा हुआ ना उतने महीने का तुम्हें पेनल्टी भरना पड़ेगा. कितना? ₹50,000 पर मंथ. अब क्या हो रहा है?
अब फिर से एक और वेरिएबल कंसिडरेशन आ रहा है विच विल रिड्यूस माई प्राइस। ये तो मेरा प्राइस इंक्रीज करता था, राइट, बट पेनल्टी विल रिड्यूस माई प्राइस, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेरिएबल कंसिडरेशन। तो वेरिएबल कंसिडरेशन इज नथिंग बट विच कैन डिफर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड नेचर से जो है ना वो बदलता रहेगा। अब बदलता मतलब इंसेंटिव हो सकता है, पेनल्टीज हो सकता है, या फिर रिबेट्स हो सकता है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ दी क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला कि और एक टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या? इफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिलेड बाय 1 year, if contract is delayed by 1 year, then in that case penalty of rupees 50,000 for every month, right? For every month we will charge a 50,000 rupees per month। अब इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल कंसिडरेशन। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? वेरिएबल कंसिडरेशन, ठीक है। एंड वेरिएबल कंसिडरेशन जो है ना इट डिपेंड्स ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट का नेचर, कि क्या कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है और क्या जो पार्टी से वो डिसाइड किया वो डिटरमाइन करेगा वेरिएबल कंसिडरेशन क्या है। अब वेरिएबल कंसिडरेशन तो डिटरमाइन कर लिया हमने, क्या है वेरिएबल कंसिडरेशन, वन इज इंसेंटिव एंड दूसरा वाला है पेनल्टी। अब बहुत सारे वेरिएबल कंसिडरेशन हो सकते हैं, बट वेरिएबल कंसिडरेशन के लिए इंड AS 115 स्पेसिफिकली बता रहा है कि तुम्हें ये दो मेथड दिया गया है, एक दो मेथड दिया है कि ये वाला जो वेरिएबल कंसिडरेशन है इनको ऐसा एस्टिमेट करो और एस्टिमेशन के बेसिस में तुम क्या करोगे, इंक्लूड करेंगे इन द ट्रांजैक्शन प्राइस। जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो ट्रांजैक्शन प्राइस में तुम्हें वेरिएबल कंसिडरेशन इंक्लूड करना है या नहीं, वो कैसा डिटरमाइन करेंगे। हमें दो मेथड दिया है, वी हैव मेथड्स फॉर एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग वेरिएबल कंसिडरेशन, राइट, वेरिएबल कंसिडरेशन। अब वो कैसे मेथड्स हैं, वेरिएबल कंसिडरेशन का कैसा मेथड है। अब जब जब यहाँ पे एग्जांपल में आते हैं, फिर से एग्जांपल में आते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, कस्टमर है और उनका कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। जब कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे पीपी ने लिमिटेड में बोला कि मैं 1 साल में तुम्हें प्रोजेक्ट दूंगा। कस्टमर क्या बोल रहा है, नो मुझे 8 महीने में चाहिए, अगर 8 महीनों में दोगे तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, 1 लाख का इंसेंटिव मिलेगा। और फिर उसके बाद पीपी लिमिटेड ने फिर से कस्टमर को बोला चलो ठीक है 8 महीने में दे दूंगा तो 1 लाख दे दोगे, बरोबर। अगर समझो मैं 7 महीने में दे देता हूँ, 7 महीने में दे देता हूँ, इफ इन केस आई डिलीवर द प्रोजेक्ट विद इन 7 मंथ्स, तो फिर उस केस में क्या बोले, तो कस्टमर बोल रहा है अगर 7 मंथ्स में दोगे, कहाँ पे लिखूं, अगर 7 मंथ्स में दोगे तो फिर उस केस में यू विल गेट अ वेरिएबल कंसिडरेशन ऑफ 1,20,000, ठीक है, अगर 7 मंथ में दोगे। तो समझो फिर उसके बाद फिर से बोला पीपी लिमिटेड, समझो सर मैं अगर 9th मंथ में दे देता हूँ तो फिर क्या होगा, बोले कि 80,000 मिलेगा। तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, 8th मंथ में कस्टमर ने मांगा था पैसे, तो कस्टमर ने 8th मंथ में मांगा, ओके वेरी गुड। तो 8th मंथ में जो है ना हमने बोला कि 1 लाख का मुझे मिल जाएगा। बट अगर पीपी लिमिटेड देख रहा है कि अगर मैं 7 मंथ में दे दूं तो फिर क्या क्या मुझे और मिल सकता है, तो बोले कि 1,20,000 दे दूंगा एडिशनल इंसेंटिव अबाव दी एक्चुअल प्राइस। फिर उसके बाद अगर बोले कि चलो डिले हो गया 1 महीने से, 8th मंथ से 9 मंथ हो गया, तो फिर क्या होगा, 80,000। अगर समझो 1 ईयर को देखे तो कोई भी इंसेंटिव नहीं रहेगा। तो अब तुम यहाँ पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो सर, यहाँ पे देख रहे हो देर आर वेरियस केसेस ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, राइट। अब वेरियस केसेस है, 7th मंथ में भी हो सकता है, 8th मंथ में भी हो सकता है, 9th में भी हो सकता है, 10th में भी हो सकता है, राइट। 7th 8th और 9th और उसके बाद 1 ईयर, ठीक है, अभी 10th 11th नहीं ले रहा हूँ, 7th 8th 9th और फिर उसके बाद डायरेक्ट 1 ईयर। अब 1 ईयर पे भी हो सकता है ना, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट 1 ईयर के बाद भी हो सकता है,
राइट, 1 ईयर के बाद हो गए तो पेनल्टी लगेगा 50,000 का। ठीक है, अब यहाँ पे पीपी लिमिटेड बता रहा है कि सर ओके वी आर एग्रीड विद दिस वेरिएबल कंसिडरेशन ऑफ 1,20,000 एंड 80,000। अब मुझे लग रहा है पीपी लिमिटेड इज एस्टिमेटिंग, पीपी लिमिटेड बोल रहा है कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी, कि 7th मंथ में कंप्लीट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी है इट इज 40%, 40% का प्रोबेबिलिटी है मेरे पास। 8th मंथ में कंप्लीट होगा, इसका 30% है, राइट। 9th मंथ में होगा, इसका 10% है, 10% है। और 1 ईयर में होगा, इसका ऐसा 0% प्रोबेबिलिटी। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, 1 मिनट रुको। 10, 20, 40, या समझो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे 20% प्रोबेबिलिटी दैट 1 ईयर में होगा ही नहीं, 1 ईयर में होगा करके ऐसा 20% प्रोबेबिलिटी है। तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, पीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि पीपी लिमिटेड हैज़ द प्रोबेबिलिटी, मतलब उसकी तरफ से वो लग रहा है कि हाँ 10% लग रहा है मुझे 7th मंथ में खत्म हो जाएगा, तो 10 मंथ में 10th मंथ में मुझे इंसेंटिव कितना मिलेगा, इंसेंटिव कितना मिलेगा मुझे, इंसेंटिव मिलेगा मुझे अगर 7th मंथ में करे तो 1,20,000 मिलेगा, अगर 8th मंथ में करे तो 1,00,000 मिलेगा, 9th मंथ में करे तो फिर 80,000 मिलेगा, बरोबर, और 10th में जीरो, कुछ भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। आई एम एस्टिमेटिंग वेरिएबल कंसिडरेशन हियर, बस एग्जांपल के थ्रू जा रहा हूँ, पहले एग्जांपल बताऊंगा फिर कंसेप्ट बताऊंगा तो तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के बेसिस में बताओ मुझे कि क्या आना चाहिए यहाँ पे। यस चलो, प्रोबेबिलिटी के बेसिस में बताओ कितना अमाउंट आएगा। तो 1,20,000 इंटू 10%, तो 12,000, 1,00,000 into 20%, that is 20,000, 80,000 into 50%, 40,000, जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल 1,12,000, 20,000 प्लस 40,000, तो ये आ रहा है मेरा 72,000 का। दिस इज माई वेरिएबल कंसिडरेशन, राइट। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस बोल के, मेरा ऊपर ट्रांजेक्शन प्राइस कितना था, ऊपर ट्रांजेक्शन प्राइस था ₹10 लाख, ₹10 लाख प्लस ये 72,000। अभी के लिए मान लो पेनल्टी वाला पार्ट नहीं है, अभी के लिए समझ लो सिर्फ इंसेंटिव वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,72,000 का मेरा टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस। समझा, इजी, कोई भी डाउट नहीं। देखो फिर से चाहो तो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो पीपी लिमिटेड इज अ कॉन्ट्रैक्टर, पीपी लिमिटेड को क्या बनाना था, घर बनाना था, और कस्टमर आया घर दे दिया। पीपी लिमिटेड का स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम कितना है, 1 ईयर, ठीक है, कितना है, 1 ईयर। और पीपी लिमिटेड जो डिलीवर करेगा वो करेगा विद इन 1 ईयर, बट कस्टमर बोल रहा है कस्टमर को चाहिए विद इन 8 मंथ्स, ठीक है, कस्टमर को चाहिए विद इन 8 मंथ्स। अब कस्टमर को 8 मंथ्स में चाहिए, तो पीपी लिमिटेड ने पूछा अगर मैं 8 मंथ्स में दे दूं, 8 मंथ्स में दे दूं तो फिर इन दैट केस मुझे क्या मिलेगा। कस्टमर ने बोला कि 8 मंथ्स में दे दोगे तो फिर 1 लाख का इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। अगर तुम डिलीवर करते हो विद इन 7 मंथ्स तो तुम्हें 1,20,000 का इंसेंटिव मिलेगा, और 9th मंथ में देते हो तो 80,000 का इंसेंटिव मिलेगा। दिस इज ऑल दी वेरिएबल कंसिडरेशन, ये सब वेरिएबल कंसिडरेशन, ये डिपेंड करता है कि होगा नहीं होगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए ये वेरिएबल ही नेचर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंसिडरेशन है, जहाँ पे 3 कंसिडरेशन है, डिफरेंट डिफरेंट कंसिडरेशन, अगर 3 अलग अलग डेट्स में मैं अगर डिलीवर करता हूँ, तो फिर अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, यहाँ पे पीपी लिमिटेड का प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि वो 7th मंथ में डिलीवर कर सकता है, 8th मंथ में कितना प्रोबेबिलिटी है। ऐसा अगर 2 से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है, 2 से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है, तो हम ये मेथड लगाएंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। तो ये मेथड को क्या बोलेंगे हम, एक्सपेक्टेड कुछ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड,
ये देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। जो हम नॉर्मली प्रोबेबिलिटी करते हैं ना, वैसा ही है, मल्टीप्लाई करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ले लेंगे कि 7th मंथ में 10% प्रोबेबिलिटी है, 8th मंथ में 20% प्रोबेबिलिटी है, 9th में 50% है। फिर उसके बाद उसके रिलेटेड इंसेंटिव्स लिया हमने और डिटरमाइन कर लिया कि ऑन एन एवरेज मेरा यहाँ पे 72% और 72,000 का वेरिएबल कंसिडरेशन मिल सकता है मुझे ऑन एन एवरेज। तो उसको मैं क्या करूँगा, ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड कर लूँगा। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द वेरिएबल कंसिडरेशन। तो पहला मेथड क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, जिसमें अगर दो से ज़्यादा कोई आउटकम्स है, दो से ज़्यादा आउटकम्स है, देन इन दैट केस उसको हम वो मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सर, ये तो यहाँ तक समझ गया, होप सो यू गॉट इट। अब सेकेंड चीज क्या है, यहाँ पे एक और कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट का। क्या ये कंडीशन है कि अगर 1 साल से ज्यादा होगा तो फिर 50,000 का तुम्हें पेनल्टी लगेगा। 50,000 का पेनल्टी, वो भी कैसा, पर मंथ 50,000। तो बड़ा अमाउंट हुआ है ना ये, बिग अमाउंट ऑफ 50,000, मतलब 50,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर 1 मंथ, राइट। तो अब यहाँ पे पीपी लिमिटेड बोल रहा है, पीपी लिमिटेड का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसका स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, 1 ईयर, और वो 1 साल में कंप्लीट करके दे ही देता है। देर इज नो डाउट इन दैट। कब कभार 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो सकता है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो 50,000 का पेनल्टी लगने का चांसेस कितने लग रहे हैं, व्हाट इज द आउटकम, आउटकम क्या है, या तो लेट होगा या तो नहीं होगा, राइट, या तो लेट होगा या तो नहीं होगा। लेट होगा तो 50,000 का पेनल्टी आएगा, बरोबर। तो यहाँ पे इसके लिए व्हेन देयर इज ओनली वन आउटकम, राइट, या फिर व्हेन देयर इज नॉट मोर देन 2 आउटकम्स, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल अप्लाई द नेक्स्ट मेथड कॉल्ड एज मोस्ट लाइकली मेथड। क्या अप्लाई करेंगे, मोस्ट लाइकली मेथड। अब मोस्ट लाइकली मेथड में क्या होता है, चेक करेंगे होगा नहीं होगा, होगा तो फिर उस केस में हम इंक्लूड कर लेंगे, नहीं होगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे इन द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो यहाँ पे पीपी लिमिटेड के केस में अपने को क्या लग रहा, यहाँ पे लेट नहीं होगा, राइट, लेट, मैं लेट नहीं, प्रोजेक्ट विल नॉट बी डिलेड, राइट। तो फिर हम ये ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल कंसिडरेशन, बट यहाँ पे हम अलग डिफरेंट मेथड लगाया जिसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली मेथड। क्या बोलते हैं इसको, मोस्ट लाइकली मेथड, यानी क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जब इसको ऐसा बात करेंगे तो फिर उस केस में मोस्ट लाइकली मेथड यूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं कि वेदर इट विल बी इंक्लूडेड और नॉट। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे वेरिएबल कंसिडरेशन इज व्हाट इज वेरिएबल कंसिडरेशन, अगर सिंपली मैं बोलूँ तो कोई भी ऐसा कंसिडरेशन या फिर ऐसा चीज विच इज वेरिएबल इन नेचर, वेरिएबल इन द सेंस या हो सकता नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर हमें इंसेंटिव मिलेगा या फिर समझो पेनाल्टी लगेगा, ये मेरा फिक्स्ड कंसिडरेशन से क्या हो सकता है, डिफर कर सकता है, मतलब फिक्स्ड कंसिडरेशन को रिड्यूस कर सकता है इन सिंपल वर्ड्स, या इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, उसको हम वेरिएबल कंसिडरेशन बोलेंगे। अब वेरिएबल कंसिडरेशन जब भी होगा तो फिर हमें देखना होगा दैट देर आर 2 मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग द वेरिएबल कंसिडरेशन, यानी कितना अमाउंट मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करना है। ओके सर, अब ट्रांजैक्शन प्राइस में कितना अमाउंट इंक्लूड करना है वो कैसा पहचाने, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट देर इज इतना अमाउंट हम ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करें। सिंपल है ना, सिंपल है ना बेडू, क्या करना है, हमें देखना है 2 मेथड, एक एस्टिमेटिंग क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड है और दूसरा क्या है, मोस्ट लाइकली मेथड। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड कब यूज करेंगे, बोलो कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे सर, जब देर इज मोर देन 2 और मोर आउटपुट्स। मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा अगर आउटपुट रहेगा तो फिर उस केस में हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के केस में किया था, राइट, इंसेंटिव वाला केस में, बरोबर। नेक्स्ट थिंग, और दूसरा चीज है सर, मोस्ट लाइकली मेथड कब यूज करेंगे, जब एक आउटकम है या 2 आउटकम है तो फिर उस केस में या तो होगा या तो नहीं होगा, अपने को थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, या तो वो होगा या तो नहीं होगा, यानी जैसे यहाँ पे पेनल्टी जो है, या तो पेनल्टी लगेगा या तो नहीं लगेगा, सिंपल है। क्यों नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड टाइम है 1 साल का और उससे ज़्यादा बढ़ता नहीं है, राइट। तो फिर उस केस में मोस्ट लाइकली मेथड लगाओ और ट्रांजेक्शन प्राइस में अगर होगा तो फिर इंक्लूड करो, नहीं होगा तो मत इंक्लूड करो, सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल, यस।
इतना कर दिया तो लाइफ जिंगा लाला। देखो वेरिएबल कंसिडरेशन, क्या पढ़ रहे हैं हम? वेरिएबल कंसिडरेशन, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, हाँ ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। वेरिएबल कंसिडरेशन कैन वैरी बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, रिबेट्स, प्राइस कंसेशंस, परफॉर्मेंस बोनस, इंसेंटिव्स, पेनल्टीज एक्सेट्रा। ठीक है, इसकी फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब ये वैरी होगा बेस्ड ऑन दिस ऑल फैक्टर्स, ठीक है। अब एस्टिमेशन कैसे करेंगे वेरिएबल कंसिडरेशन का? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड एंड मोस्ट लाइकली मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज अमाउंट जनरली यूज्ड इफ दिस देयर आर मोर देन टू पॉसिबल आउटकम्स। अगर दो से ज़्यादा अगर आउटकम्स है तो फिर उस केस में क्या यूज़ करूंगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज़ करूंगा, राइट। फिर उसके बाद मोस्ट लाइकली मेथड आ गया, तो फिर सिंगल मोस्ट लाइकली अमाउंट इज इन द रेंज पॉसिबल ऑफ कंसिडरेशन जनरली इफ यूज देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। या तो होगा या तो नहीं होगा, ऐसा वाला चीज़ है। या तो पलटेगी या तो नहीं पलटेगी, वैसा वाला चीज़ है, ठीक है। नोट्स देखो, देयर आर नो फ्री चॉइस टू द एंटिटी इज यूजिंग ईदर मेथड, द मेथड सेलेक्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड। यानी क्या? जब भी यहाँ पे आ जाएगा सिचुएशन कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, अगर रेयरेस्ट टू रेयर सर्कमस्टेंसेस में मोर देन टू आउटपुट्स है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लगाएंगे। अदरवाइज हम कौन सा लगाएंगे? मोस्ट लाइकली। तो बोल रहे कि जो भी मेथड यूज करोगे ना, वो मेथड कंसिस्टेंटली अप्लाई करो, कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। अगर तुम्हारा ऐसा सिचुएशन आता है कि दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़े तो फिर तब जाके उसको अप्लाई कर सकते हो सेकेंड मेथड को। At the end of each reporting period, an entity shall update the estimated transaction price। मतलब जो भी अपना वेरिएबल ट्रांजेक्शन है, वेरिएबल प्राइस है ना, वेरिएबल प्राइस को हम फिर से रिवाइज करेंगे। रिवाइज इन द सेंस यानी है फिर से उसको एस्टिमेट करेंगे, इंक्लूडिंग अपडेटिंग इट्स असेसमेंट ऑफ वेदर एंड एस्टिमेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन कैन बी कंस्ट्रेंड। यानी सिंपली अगर मैं बोलूँ, सिंपली यहाँ पे अगर बोलूँ तो जैसे यहाँ पे हुआ, तो पहले तो क्या सोच रहे थे हम? पहले तो ये सोच रहे थे सर कि हमारा 72,000 मिल जाएगा, ऑन एन एवरेज 70,000 मिल जाएगा। बट 6 मंथ में आके मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरा तो 7th मंथ में हो ही जाएगा, 7th मंथ में हो जाएगा। जब 7th मंथ में हो जाएगा तो फिर इन दैट केस तुम्हें क्या करना होगा? हमें देखना होगा कि 7th मंथ में 1,20,000 मिलेगा ना, तो मेरा जो 72,000 है उसको रिवाइज कर लो, मेरा जो एस्टिमेट है उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि अभी तो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आई एम श्योर दैट 7th मंथ में ही खत्म होगा। तो एस्टिमेट को रिवाइज करेंगे और बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेट हम ट्रांजैक्शन प्राइस को रिवाइज करेंगे। सिंपल, बस उसी की बात कर रहा है बस। दिस इज अबाउट द वेरिएबल कंसिडरेशन, सिंपल एंड स्वीट। दो मेथड है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, दूसरा मोस्ट लाइकली मेथड। ये दो मेथड को यूज करके वेरिएबल कंसिडरेशन तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। अब बहुत सारे सिनेरियोज में ना स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर हमें मोस्ट लाइकली मेथड में ना समझ में नहीं आ रहा है कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो इंटेंशन, देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन मेंशंस दैट कि ये जो है ना, इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल रिसीव द कंसिडरेशन। अगर प्रोबेबल वर्ड आ गया तो फिर क्या करेंगे? हम ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करेंगे। तो सिमिलरली हम देख लेते हैं क्वेश्चंस उसी के रिलेटेड। समझ में आ रहा है ना? चलो उसके पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेप नंबर 2 का, थोड़ा रिफ्रेशिंग मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 28 विच इज रिलेटेड टू क्या? आइडेंटिफाइंग द पीओस। क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 28? A customer buys a new data connection from the telecom entity. It pays one-time registration and activation fees at the time of purchase of new connection. अच्छा सर, क्या हो रहा है? कस्टमर ने बाय किया एक न्यू कनेक्शन, ओके, फ्रॉम टेलीकॉम एंटिटी, ठीक है, और उसको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन फीस। द कस्टमर इज चार्ज बेस्ड ऑन यूसेज ऑफ डेटा। डेटा के यूसेज के बेसिस में वो चार्ज किया जाता है उसको, राइट, of the connection on the monthly basis। आर दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कस्टमर जो डेटा यूज करेगा उसके बेसिस में उसको चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो है ना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेपरेट है किसका? रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन फीस का जो है ना, कैन दिस बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? तो यहाँ पे तुम बताओ, सिंपल चीज़ है, अगर मैं कोई कनेक्शन लूंगा, राइट, कनेक्शन लूंगा और कनेक्शन लूंगा तो उनको सेटअप भी करके देना पड़ेगा ना, ये जो चार्जेस ले रहे रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन फीस,
राइट। ये तो ऐसा नहीं है ना मार्केट में कहीं भी जाके एक्टिवेशन कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस को एक्टिवेट कर सकते हैं, बरोबर है, रेडीली अवेलेबल रिसोर्स। समझो कोई भी राउटर है मेरे पास, राउटर है या कनेक्शन है, और वो कनेक्शन को वो थोड़ी एक्टिवेट कर सकते हैं टेलीकॉम एंटिटी, बरोबर है ना। ये क्या है, ये स्पेसिफिक उन्हीं का जो इंटरनेट सर्विसेज है या फिर डेटा सर्विसेज है उसी को एक्टिवेट कर सकता है ना, उन्हीं का प्रोग्राम है ये। तो फिर ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मानेंगे, दिस विल बी अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो देखो, बाइंग by selling a new connection, the entity promises to supply the data services to the customer. Okay, the customer will not be able to benefit from just buying the data card and data services from the third party. सिर्फ वो बाय करने से नहीं होगा ना, उसको एक्टिवेट भी करना होगा। देखो, द एक्टिविटी ऑफ रजिस्टरिंग एंड एक्टिवेटिंग कनेक्शन इज नॉट अ सर्विस टू द कस्टमर एंड देयरफॉर डू नॉट प्रेजेंट द सैटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एंटिटीज ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द डेटा सर्विसेज एंड एक्टिवेशन इज नॉट अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देखो, ये जो है ना, इज नॉट अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इट विल बी कंसिडर्ड सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, ओके सर। चलो आगे बढ़ते, इलस्ट्रेशन नंबर 29। इफ यू वांट यू कैन रीड द क्वेश्चन आराम से, मैं ऐसा नॉर्मल रुक रहा हूँ, ठीक है। पॉज करके देख लेना, नहीं तो फिर ऐसा 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 करके पॉज कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 29। XYZ Limited enters into a contract with customer to build sophisticated machinery। तो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, XYZ कस्टमर के साथ में। टू बिल्ड अ सोफेस्टिकेटेड मशीनरी, सोफेस्टिकेटेड मशीनरी बनाने के लिए ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द एसेट इज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो जो मशीनरी है वो मशीनरी को ट्रांसफर करने के लिए, जो भी एसेट है, एसेट को ट्रांसफर करने का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, दैट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। ओवर टाइम सेटिस्फाई होगा। द प्रॉमिस कंसिडरेशन इज 2.5 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ है, बट द अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एसेट। अच्छा, तो नॉर्मली द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 2.5 करोड़। ओके सर, मतलब मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो 2.5 करोड़ है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है वो डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन द कंप्लीशन, सॉरी, ये जो कंसिडरेशन है वो बेस्ड विल बी बेस्ड ऑन टाइमिंग ऑफ द कंप्लीशन। तो 2.5 करोड़ ये जो है, ये 2.5 करोड़ ही रह सकता है, या 1.5 में आ सकता है बेस्ड ऑन दी कंसिडरेशन। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो स्पेसिफिकली। देखो, स्पेसिफिकली फॉर ईच डे आफ्टर 31st March X1 दैट द एसेट इज इनकम्प्लीट, द प्रॉमिस कंसिडरेशन इज रिड्यूस्ड बाय 1 लाख। फॉर each day 30 before 31st March X1 the asset is complete, the promise consideration increases by 1 lakh। अच्छा, तो अपने को बताया है कि 2.5 करोड़ है, ठीक है सर। आफ्टर 31st मार्च, मतलब 31st मार्च X1 के बाद अगर ये असेट को डिलीवर करते हैं, तो हर एक दिन के लिए इनका जो है ना कंसिडरेशन 1 लाख से रिड्यूस होगा, राइट। अगर उसके पहले ये देते हैं 31st मार्च X1 के पहले ये डिलीवर कर देते हैं, तो फिर उनका कंसिडरेशन जो है ना वो 1 लाख से इंक्रीज होगा। ओके सर, अब तुम्हें क्या लग रहा है इसको देख के, व्हाट यू फील, रिड्यूस्ड एंड इंक्रीज्ड? कहीं तो एक कोने में लग रहा है क्या इसको हम वेरिएबल कंसिडरेशन बोल सकते हैं करके? इसको हम वेरिएबल कंसिडरेशन बोल सकते हैं कि लग रहा है कि तुमको? यस, चलो। In addition, upon completion of the asset, a third party will inspect the asset and assign a rating based on metrics that are defined in the contract. If the asset receives a specified rating, अगर एक specified rating मिल जाता है asset को, the entity will be entitled to an incentive bonus of rupees 15 lakh, determine the transaction price. Okay sir, determine the transaction price बोल रहा है, तो एक बार उसका समरी बना ले, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। XYZ है, XYZ लिमिटेड, ये लोगों ने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। इधर मैं यहाँ पे करता हूँ, समझ में आ रहा है ना? सिंपल है, बहुत सिंपल एएस है, इंड एएस है, बस बच्चों को बहुत ही टफ लगता है ये। क्या था इलस्ट्रेशन 29? चलो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, XYZ लिमिटेड है, ये कस्टमर के साथ कुछ एसेट कंस्ट्रक्शन के लिए ये कर लिया, ठीक है।
और इसका जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट में बोलूँ तो 31 मार्च X1 है। ठीक है सर, ओके। फिर उसके बाद इसका कंसिडरेशन है ₹2.5 करोड़। ये जो 2.5 करोड़ है ये इंक्रीज या रिड्यूस करेगा, कैसा इंक्रीज या रिड्यूस करेगा? तो अगर डिलेड, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे ऐसा, डिलीवर्ड आफ्टर 31 मार्च X1, तो उस केस में इन लोग क्या करेंगे, कंसिडरेशन का पेनल्टी मतलब 1 लाख का पेनल्टी लगाएंगे। तो फिर कंसिडरेशन विल रिड्यूस बाय ₹1 लाख एवरी डे। ठीक है, अगर डिलीवर्ड बिफोर 31 मार्च X1, तो उस केस में मैं बोलूँ, क्या बोलूँ सर, यहाँ पे मेरा कंसिडरेशन विल इंक्रीज बाय ₹1 लाख। अच्छा, तुमको देख के क्या लग रहा है यहाँ पे पूरा सिनेरियो देख के, व्हाट यू फील? हमारा कौन सा मेथड, अब तो हमारा सिंपल है, फंडा सिंपल है, हमें आइडेंटिफाई तो कर लिया दिस इज अ वेरिएबल कंसिडरेशन, दिस इज अ वेरिएबल कंसिडरेशन। बट अब मुझे देखना पड़ेगा ना कि वेरिएबल कंसिडरेशन को एस्टिमेट कैसा करूं। ये नथिंग बट अ वेरिएबल कंसिडरेशन है, बट इसको एस्टिमेट कैसे करूं ना, वो क्वेश्चन है। एस्टिमेशन वाला पार्ट तो देखना पड़ेगा ना, राइट? तो मुझे तो पता है नहीं है कि कितने दिन डिले होगा या फिर कितने दिन एक्सीड होगा। यहाँ पे सिंपली यू हैव टू चेक दैट, यहाँ पे देख लो आउटकम क्या है। आउटकम इन द सेंस कि यहाँ पे हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसा कोई आउटकम है क्या? नहीं ना। अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा कितने दिनों से, इवन इफ बाय 1 डे, तो फिर 1 लाख का रिडक्शन आएगा। 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, या फिर डिलीवरी 3 दिन भी पहले हो सकता है, 4 दिन भी पहले हो सकता है। बरोबर है? तो यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा, कौन सा मेथड सही लग रहा? सोच के बताओ कौन सा मेथड। यस, जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, वी विल एस्टिमेट, एस्टिमेट वेरिएबल कंसिडरेशन बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। सही बोला। क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से हम क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे। क्यों 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 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आउटकम्स है, आउटकम्स इन द सेंस, आउटकम्स नहीं समझ रहा, यहाँ पे जो पेनल्टी लगने वाला चीज़ें है, पेनल्टी इन द सेंस अगर डिले हो जाएगा, क्या तुम्हें पता है कि कितने दिन डिले होगा? यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम भी नहीं दिया है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बोला है कि डिले होगा तो तुम्हें 1 लाख लगेगा। तो मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है ना कि कैसा डिले होगा, कितना डिले होगा। बरोबर? तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लगाऊंगा, क्योंकि मोर देन हो सकता है 3-4 दिन से बाद हो सकता है। 1 दिन करो तो फिर 1 लाख लगेगा डिले, 2 दिन करो तो 2 लाख का डिले लगेगा, पेनल्टी लगेगा, 3 दिन करो तो 3 लाख का, मतलब उतना प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। बराबर? उसके लिए हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लगा रहे हैं। अब इसमें ये तो फर्स्ट सिनेरियो हुआ ना, अब अपने पास सेकेंड सिनेरियो भी है। सेकेंड सिनेरियो क्या है? सेकेंड सिनेरियो इज बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन बाय थर्ड पार्टी। अगर रेटिंग अच्छा होगा, इफ रेटिंग इज अच्छा, वही है ना, इफ रेटिंग जो है ना, एक स्पेसिफाइड रेटिंग, थर्ड पार्टी if specified rating is granted, then bonus ऑफ ₹15 लाख। कितना बेनिफिट्स है ना इसको, बरोबर ना? काम करने से पैसे ही मिलने का मुश्किल होता है। इसको देखो, एक तो अगर जल्दी डिलीवरी करेगा तो फिर 1 लाख का क्या है,
उसको इंसेंटिव है, फिर उसके बाद फिर से स्पेसिफाइड अगर रेटिंग मिलेगा तो 15 लाख है, बढ़िया यार, ठीक है 15 लाख मिलेगा। अब बताओ जो रेटिंग देगा थर्ड पार्टी, ठीक है थर्ड पार्टी आके रेटिंग देगा। अब ये जो रेटिंग है वो होगा, होने के बाद क्या ये प्रोबेबिलिटी है क्या, अगर ये रेटिंग देगा तो इतना बोनस मिलेगा, ये रेटिंग देगा तो इतना मिलेगा, समझो 5 रेटिंग देगा तो 1 लाख मिलेगा, 6 रेटिंग देगा तो 2 लाख मिलेगा, ऐसा है क्या कुछ? नहीं ना। यहाँ पे रेटिंग देखेंगे और रेटिंग के बेसिस में इन लोग डिटरमाइन कर लेंगे कि मिलेगा या नहीं, बरोबर। रेटिंग देखेंगे, रेटिंग के बेसिस में बताएंगे कि ये मिलेगा या नहीं, बरोबर। एक स्पेसिफाइड रेटिंग है, उसके आगे गया तो फिर तुम्हें इंसेंटिव मिल जाएगा, उसके पीछे गया इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इंसेंटिव बोल रहा हूँ बोनस नहीं मिलेगा, बरोबर। तो बताओ यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे? बिल्कुल सही, सही जवाब, 7 करोड़ जीतते हैं। यहाँ पे लगाएंगे वेरिएबल कंसिडरेशन will be estimated by using most likely method। यस, चलो ओके सर। अगर देखोगे तो आंसर पढ़ा देता हूं मैं, और तुम्हारा आंसर बिल्कुल भी सही था। देखो, इन डिटरमाइनिंग द ट्रांजेक्शन प्राइस द एंटिटी प्रिपेयर्स अ सेपरेट एस्टिमेट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। तो दो है अपने पास, एक इंसेंटिव और एक बोनस, दोनों के लिए अलग अलग बनाएगा। टू विच द एंटिटी विल बी एंटाइटल्ड टू यूजिंग द एस्टिमेशन मेथड डिस्क्राइब्ड इन पैरा, जो भी है पैरा लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो। The entity decides to use the expected value method to estimate the variable consideration associated with the daily penalty or incentive। मतलब daily penalty और incentive जो है ना 2.5 करोड़ plus or minus 1 lakh per day। This is because it is the method that the entity expect to better predict the amount of consideration to which it is entitled, right? Second जो है, the entity decides to use most likely amount to estimate the variable consideration associated with the incentive bonus। क्या most likely method use करके हम estimate करेंगे? ये किस लिए कर रहे हैं? बिकॉज देर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, या तो 15 लैक्स मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, बरोबर। एंड it is a method that the entity expect to better predict the amount of consideration to which it will be entitled to। बस सिंपल, एकदम झकास, राइट एकदम सिंपल। तो आ जाओ फिर नेक्स्ट इस पे चलते हैं, हम नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में चलते हैं। ओके ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 30। एक बार रीड कर लो क्वेश्चन को, रीड कर लो ताकि यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो रीड कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। AST Limited enters into a contract with a customer to build a manufacturing facility। Okay, the entity determines that the contract contains one performance obligation satisfied over the time। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो AST Limited है ना, AST Limited ने एक कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और बोल रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बिल्ड करेंगे, ठीक है सर। एंटिटी डिटरमाइन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कंस्ट्रक्शन जो है ना इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 36th मंथ। ड्यू डेट पता है क्या मुझे? यस 36 मंथ। फॉर ए एग्रीड अपॉन प्राइस ऑफ 25 crores, 25 crores है। द एंटिटी हैज द अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ परफॉर्मेंस बोनस फॉर अर्ली कंप्लीशन एज फॉलोज। तो मेरा यहाँ पे जो 25 करोड़ है, बताओ ये 25 करोड़ को क्या बोलूंगा मैं? बोलो क्या बोलेंगे सर? सिंपल है ना, फिक्स्ड कंसिडरेशन बोलेंगे ना हम, क्या इतनी सी चीज़ है, बराबर। फिक्स कंसिडरेशन बोल देंगे। ओके, 15% परफॉर्मेंस बोनस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इफ कंप्लीटेड बाय 30th मंथ। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, 15% बोनस मिलेगा, वर्डिंग देख लो, 15% बोनस मिलेगा ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है क्या? यस सर, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 करोड़ का, तो 15 इंटू 25% मिलेगा कब? अगर 30th मंथ में कंप्लीट कर लिया। ओके सर, तो फिर 25% उसका लाइक्लीहुड है, लाइक्लीहुड इन द सेंस उसका प्रोबेबिलिटी है ऑफ कंप्लीशन ऑफ 25%, ठीक है। 10% मिलेगा, ओके 10% मिलेगा इफ कंप्लीटेड बाय 32nd मंथ, इसका 10% मिलेगा अगर 32nd मंथ में कंप्लीट हो जाता है। 5% इफ कंप्लीटेड बाय 34th मंथ, मतलब 34th मंथ में करेगा तो 15% लाइक्लीहुड है उसका, तो उसका 5% मिलेगा, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 25% पहले के लिए है, सेकंड के लिए 40% है एंड थर्ड के लिए 15% है। तो अगर मैं टोटल आसपास में करूँ तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 80% का प्रोबेबिलिटी। तो बचा हुआ 20% सर, 20% क्या है? 20% होगा अगर 36 मंथ में करेगा, तो करेगा 36 मंथ में तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा,
उसको बोनस मिलेगा ही नहीं. Okay. In addition to the potential performance bonus for the early completion, AST Limited is entitled to a quality bonus. Okay, quality bonus of rupees 2 crore if the health and safety inspector assigns and facilitates a gold star rating as defined by the agency in the terms of the contract. तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में यहाँ पे अगर गोल्ड स्टार रेटिंग आएगा तो फिर इन दैट केस यहाँ पे उनको बोनस मिलेगा. ओके. AST Limited concludes that it has 60% likely that it will receive the quality bonus. ये quality bonus का 60% likelihood लग रहा है कि मिल सकता है या फिर नहीं मिलेगा. सिंपल है. Determine the transaction price. Transaction price को determine करना है. कैसे determine करेंगे? आ जाओ देखते हैं क्या. पहले इसको ना मैं अपने नोट्स में ले लेता हूँ. चलो अब देखते हैं. अपने पास दो चीजें हैं ना. एक है अपने पास परफॉर्मेंस बोनस, बराबर. एक है अपने पास परफॉर्मेंस बोनस जिसमें अपने पास डिफरेंट आउटकम्स हैं. डिफरेंट यानी क्या? दो से ज़्यादा अपने पास आउटकम्स है. 15% है, 10% है, 5% है. राइट. तो फिर इसके लिए हम क्या लगाएंगे बोलो? हम लगाएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. अपने पास एक और भी चीज़ है ना. क्या है सर? क्वालिटी बोनस. तो इसके ऊपर अपन लगा लेंगे मोस्ट लाइकली मेथड. क्यों लगाएंगे मोस्ट लाइकली मेथड? तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसका आउटकम है अगर गोल्ड स्टार रेटिंग मिलेगा तो ही मुझे क्या मिलेगा? क्वालिटी बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा ना. बराबर. तो चलो पहले चीज का स्टार्ट करते हैं. पहले चीज में क्या बोला है? फर्स्ट थिंग इज दैट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस लिख लेते हैं ना पहले. कितना है कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस? 25 करोड़. ओके. तो अब देखो, अगर 30th मंथ है, कौन से मंथ है? 30th, 32 एंड 34. 38 सेकेंड, 34th एंड 36 मंथ भी है ना. क्यों? 36 मंथ में तो कंप्लीट करना ही है. राइट. इसका प्रोबेबिलिटी पता है क्या तुम्हें? यस सर, प्रोबेबिलिटी तो पता ही है मुझे. क्या प्रोबेबिलिटी है? 30th मंथ का प्रोबेबिलिटी है 25%. राइट. फिर उसके बाद 32nd का है 40%. 34th का है 15% लाइक्लीहुड. और प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 100, तो 36 मंथ का है 20%. बरोबर है ना. राइट. अब यहाँ पे मुझे इंसेंटिव या बोनस निकालना है. परफॉर्मेंस बोनस बोल देते हैं ना हम. इसको थोड़ा अलग कलर से करते हैं. परफॉर्मेंस बोनस समझ में आ रहा है? यस सर. चलो 25 करोड़ का अगर 30th मंथ में कंप्लीट कर लेता है तो कितना परसेंट? 15% मिलेगा इसको. राइट. यस, 15% मिल जाएगा. तो 25 इंटू 15%, तो ये हो जाएगा 3.75. इसका मिलने का चांसेस 25% है. ओके. फिर उसके बाद अगर 40th मंथ 32nd मंथ में करता है तो 10% मिलेगा. 25 करोड़ इंटू 10%, तो 2.5 करोड़ हुआ. बरोबर है ना. और 5% 34th मंथ का है. 25 करोड़ इंटू 5%, तो 25 करोड़ इंटू 5%, तो ये आ जाएगा 1.25. ये कितना हो रहा है देखो. अच्छा, लास्ट में जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि अपने को मिलेगा ही नहीं लास्ट में. बरोबर. तो 3.75 प्लस 2.5 प्लस 1.25, तो ये आ जाएगा 7.5 का मेरा वेरिएबल कंसिडरेशन है. बट ये बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी नहीं है. अब प्रोबेबिलिटी के बेसिस में एक्चुअल अमाउंट देखते हैं. कैसे मिलेगा?
3.75 मिलने का चांसेस कितना है? 25% है, राइट? तो 3.75 इंटू 25% चांसेस है इसका। तो 3.75 इंटू 25%, तो ये आ जाएगा 0.94 पकड़ लो। ओके, फिर उसके बाद 2.5 करोड़ मिलने का अपने पास 40% चांसेस है। तो ऐसा करते हैं ना अपन, सिंपली ये ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं बी इंटू सी। अपन नीचे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर? तो 2.5 करोड़ इंटू 40%। अच्छा, तो कितना आएगा ये? 1 करोड़ आएगा। 1.25 करोड़ इंटू 15%, तो ये आ जाएगा 0.1875। ओके, और उसके बाद ये तो ज़ीरो ही आएगा। तो देखो कितना आता है, 0.94 प्लस 1 प्लस 0.71875। तो ये आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, 0.94 प्लस 0.1875 प्लस 1 करोड़। तो यहाँ पे 2.13 पकड़ सकते हैं, राइट? क्या पकड़ सकते हैं? 2.13 हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं एज अ वेरिएबल कंसिडरेशन। दिस विल बी कंसिडर्ड एज, ये हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन होगा। एंड सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला कौन सा सर? सेकेंड वाला मेरा यहाँ पे क्वालिटी बोनस जो है 2 करोड़ का, दैट विल बी बेस्ड ऑन मोस्ट लाइकली मेथड। या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे बोल रहे 60% लाइकलीहुड है। देख रहे हो यहाँ पे 60% अगर लाइकलीहुड है, देन इन दैट केस दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन प्राइस। क्यों? क्योंकि उसको मोर देन 50% लाइकलीहुड है कि मिल सकता है करके। तो आ जाओ, अगर दिखा दूं मैं, तो इन डिटरमाइनिंग द ट्रांजेक्शन प्राइस, EST Limited separately estimates variable consideration for each element of variability, the early completion bonus and quality bonus, right? तो अगर मैं बताऊँ EST Limited decides to use the expected value method वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 पॉइंट अर्ली कंप्लीशन बोनस कितना आएगा? 2.13 करोड़, राइट? तो अर्ली कंप्लीशन जो है वो 2.13 करोड़ है, उसका बेसिस पे हमने भी कंप्यूटेशन किया, वही होगा। और उसके बाद EST लिमिटेड डिसाइड्स टू यूज द मोस्ट लाइकली मेथड टू एस्टिमेट द वेरिएबल कंसिडरेशन एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल क्वालिटी बोनस, एज देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, 2 crore or nil, and this method will be best predict amount of consideration associated with the quality bonus. AST Limited believes that most likely of the quality bonus is rupees 2 crore. क्यों? क्योंकि उसका 60% से ज़्यादा लाइबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि मिल सकता है। तो हम यहाँ पे सिंपली एक नोट लिख ले क्या, क्वालिटी बोनस will be estimated based on, based on कौन सा? मोस्ट likely method, as there are only two outcomes. कौन से टू आउटकम्स? या तो 2 करोड़ और मिल। ठीक है, सिंपल, डन, इजी है। तो हमारे वेरिएबल कंसिडरेशन में वी विल कंसिडर ओनली टू मेथड्स, वन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और मोस्ट लाइकली मेथड। और दोनों कब यूज करना है समझा? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज करेंगे व्हेन देयर आर मोर देन वन और मोर, मतलब टू और मोर आउटकम्स, मतलब दो से ज्यादा है, तो फिर इन दैट केस वी विल कंसिडर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। सेकेंड चीज मोस्ट लाइकली कब यूज करेंगे? या तो उसका एक ही आउटकम है, दो पॉसिबल आउटकम हो सकता है, या तो वी विल रिसीव या तो नहीं रिसीव होगा, सिंपल। तो ये आ जाएगा मोस्ट लाइकली मेथड। समझ में आया क्या बताओ? इजी पीजी। फिर हम चलते हैं आगे, अगर समझ में आ गया तो आगे चलेंगे ना। ओके, लेट मी चेक कि और एक कोई क्वेश्चन है क्या। चलो, कोई क्वेश्चन तो है नहीं।
ओके सर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम किसके ऊपर, वी विल गो ऑन टू दी फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अब होता क्या है फाइनेंसिंग कंपोनेंट, एकदम सिंपल सा चीज़ है। फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या होता है, समझो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन टू पार्टीज। अभी इसको इसको भी एग्जांपल से ही समझाना पड़ेगा ना, तो आज एग्जांपल लेते हैं। फाइनेंसिंग कंपोनेंट होता क्या है, समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, यहाँ पे कस्टमर है। पीपी लिमिटेड और कस्टमर दोनों मिल गए और एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, ठीक है। इनका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी डिटरमाइन हुआ। नंबर वन दैट इज कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, सेकंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दोनों स्टेप भी सेटिस्फाई हो गए। अब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है ₹1 करोड़, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है 1 लाख है, 1 लाख नहीं, ₹1 करोड़ है। अब जब ₹1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, तो फिर इन दैट केस कस्टमर क्या बोल रहा है, कस्टमर इज सेइंग दैट पीपी लिमिटेड, आई कांट पे यू दिस अमाउंट 1 करोड़ विद इन वन शॉट, मतलब एक ही साथ में नहीं पे कर सकता हूँ। आई विल पे यू इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, और ये जो है ना कंप्लीशन ऑफ पेमेंट जो है हो जाएगा बाय 36 मंथ, विल बी बाय 36th मंथ। ओके, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो जो कंप्लीशन ऑफ पेमेंट है वो 1 साल से ज्यादा जा रहा है। यस सर, 1 साल से ज्यादा जा रहा है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर तुम नॉर्मल कंसेप्ट लगाओगे विद इन 1 ईयर इज द करंट एसेट, और मोर देन 1 ईयर रहेगा तो नॉन करंट हो जाएगा, बरोबर। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट आना चाहिए ना। तुम कभी भी देखो, तुम मोबाइल फोन लेने जाओ, लैपटॉप लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, और कंपनी तुम्हें ऑफर देता है, क्या ऑफर, अगर विद इन 6 मंथ्स यू विल पे, देन इन दैट केस देर इज नो इंटरेस्ट। अगर 1 साल से ज्यादा जाएगा वी विल चार्ज यू इंटरेस्ट। तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज नथिंग बट इंटरेस्ट कंपोनेंट। फाइनेंसिंग कंपोनेंट्स कुछ नहीं है, बस ये क्या है, एक इंटरेस्ट कंपोनेंट है। अब क्या है सर ये, देखो सिंपल है, अगर 36 मंथ तक डिले हो रहा है, मतलब 36 मंथ तक पेमेंट हो रहा है, तो मैं सिर्फ 1 करोड़ तो नहीं लूंगा ना, सिर्फ 1 करोड़ तो नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, 1 करोड़ प्लस स्पेसिफिक इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने रुका ना, पेमेंट के लिए जो है वो रुका मैंने, 36 मंथ तक रुका मैं, बरोबर। 36 मंथ तक मुझे पैसा मिलता रहा, तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा। तो वो इंटरेस्ट कंपोनेंट को हमें क्या करना होगा, रिकग्नाइज करना होगा। रिकग्नाइज किस में करेंगे सर, ट्रांजेक्शन प्राइस में रिकग्नाइज करना होगा। इज दैट क्लियर, क्या बोला मैंने, ठीक है। अब इसमें भी फाइनेंसिंग कंपोनेंट्स में भी 3-4 एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है, अभी समझो अगर कस्टमर बोल रहा है कि आई विल पे विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर पे कर दूंगा तुम्हें, तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है 1 साल के अंदर आ जाएगा मुझे, तो उसमें जो है ना फाइनेंसिंग कंपोनेंट इग्नोर कर दो। फाइनेंसिंग कंपोनेंट 1 ईयर के अंदर इग्नोर कर दो, क्यों, क्योंकि देखो 1 ईयर के अंदर आएगा, उसमें क्या ही फाइनेंसिंग कंपोनेंट लगाओगे, इंटरेस्ट तो 1 साल बाद लगेगा ना, इंटरेस्ट जो है 1 साल के बाद लगेगा ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कंपोनेंट को इग्नोर करो इफ दी पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 1 ईयर। ओके सर, सेकेंड चीज देखो कि यहाँ पे अमाउंट कितना है, जैसे यहाँ पे मैंने अमाउंट बोला 1 करोड़ है, ठीक है, अमाउंट कितना है, 1 करोड़ है, द अमाउंट इज बिग। तो उस केस में हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम अमाउंट बिग है और उसके बाद बहुत लंबा पीरियड ले रहे हो, तो फिर मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो दिस इज फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अगर समझो अमाउंट 1 करोड़ की जगह 1,000 रुपये होता सिर्फ, ओनली 1,000, तो इसके ऊपर क्या ही इंटरेस्ट लगाओगे यार। 1,000 अगर इमटेरियल अमाउंट है तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट को इग्नोर कर दो, बरोबर। अगर इमटेरियल अमाउंट है तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट को इग्नोर कर दो। तो ये दो ऐसे चीजें हैं जहां पे हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट को इग्नोर करते हैं, अदरवाइज हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट को रिकग्नाइज करेंगे कहाँ पे, जहां पे द अमाउंट इज वेरी बिग, और उसके बाद पेमेंट टर्म्स जो है ना वो मोर देन 1 ईयर है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग कंपोनेंट को रिकग्नाइज करेंगे। आ जाओ बताता हूँ, देखो फाइनेंसिंग कंपोनेंट, entity should find out financing component in the transaction price, Ind AS 115 consider time value of money, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होता है 115 में। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट कब कब नहीं करना चाहिए वो देखते हैं, देखो डिफरेंस, मतलब नॉर्मली फाइनेंसिंग कंपोनेंट कब कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट होता क्या है, कुछ नहीं, कैश सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस,
राइट, कैश सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस। कैश सेलिंग प्राइस क्या है, अगर आज के ही दिन तुम मुझे पेमेंट करते हो तो कितना करोगे। जैसे यहाँ पे मेरे एग्जांपल में आज के दिन ही अगर पेमेंट करेगा ऑन दी फर्स्ट डे तो 1 करोड़ करना होगा, बरोबर। अगर ये ऑन 36 मंथ करता है तो इसको 1.5 करोड़ करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस विल बी 0.5 करोड़ का इस फाइनेंसिंग कंपोनेंट, राइट। इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग कंपोनेंट। देखो, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इफ द डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट, अगर इनसिग्निफिकेंट है तो इग्नोर कर दो। इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट है तो इग्नोर कर दो। अब इनसिग्निफिकेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे सर, डिपेंड्स ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। किसी में 2% इनसिग्निफिकेंट होता है, किसी में 20% इनसिग्निफिकेंट होता है, राइट। तो फिर उस केस में इनसिग्निफिकेंसी बेस्ड ऑन अमाउंट कर देंगे, ठीक है, और बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होगा। ओके सर। ड्यूरेशन बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड एक्चुअल पेमेंट बाय द कस्टमर शुड बी मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पेमेंट जो है वो मोर देन 1 ईयर है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ जाएगा प्लेस में कि इंटरेस्ट कंपोनेंट कुछ तो है। इफ कलेक्शन इज विद इन अ ईयर देन फाइनेंसिंग कंपोनेंट मे बी इग्नोर। अगर कलेक्शन 1 ईयर के बीच में है, मतलब विद इन 1 ईयर है, तो फिर उस केस में फाइनेंसिंग कंपोनेंट को इग्नोर कर दो, छोड़ दो। क्या फाइनेंसिंग कंपोनेंट हो गए, और यहाँ पे कौन से रेट से रहेगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से रहेगा। देखो, अल्टरनेटिवली आईआर कैन ऑल्सो बी यूज्ड, कैन ऑल्सो बी कंसिडर इफ एमआरआर इज नॉट अवेलेबल। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके हम इंटरेस्ट कंपोनेंट कंप्यूट करेंगे। अगर नहीं है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर आईआरआर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुल, देखो यहाँ पे एक नोट है, कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स वुड नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इफ कस्टमर, अगर कस्टमर ने एडवांस पेमेंट कुछ करता है, नहीं समझा। देखो, एडवांस पेमेंट किया आज के दिन और 1 साल बाद जो है ना वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअल पेमेंट कर रहा है। तो एडवांस पेमेंट तो किया ना यार, तो उसके बेसिस में फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं आएगा। देखो, कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर वुड नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इफ कस्टमर पेड फॉर गुड्स और सर्विसेज इन एडवांस एंड टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कस्टमर। मतलब कस्टमर क्या बोल रहा है, आज एडवांस दे दूंगा मैं, और तुम, मैं जब बोलूंगा तब मुझे गुड्स ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट की कोई भी ये नहीं आएगा, पैसा मिल गया, ठीक है, और गुड्स ट्रांसफर होगा बेस्ड ऑन द कस्टमर का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कस्टमर के वांट से, मतलब कस्टमर को आज चाहिए तो आज मिलेगा, कल चाहिए तो कल मिलेगा, तो इसमें कोई भी फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं आएगा। दिस इज अबाउट द फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो नथिंग बट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज द इंटरेस्ट कंपोनेंट। अब इंटरेस्ट कंपोनेंट कब आएगा, जब मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस जो है वो मुझे मिलेगा इन दी डिलेड मंथ्स, मतलब मोर देन 1 ईयर के बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, तो फिर उस केस में ब्याज मिलेगा, ब्याज चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वाला पार्ट हमें कंप्यूट कैसे करेंगे, एमआर के बेसिस से, यानी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और या फिर हम क्या करेंगे, आईआरआर भी यूज कर सकते हैं उसके लिए, कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा था ट्रांजेक्शन प्राइस में, ट्रांजेक्शन प्राइस में दो चीजें देखा। क्या दो चीजें सर, फर्स्ट थिंग इज वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन बहुत ही सिंपल है, क्या, अगर कोई भी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करता है ड्यू टू वेरिएबल सिचुएशन, मतलब वेरिएबल सिचुएशन इन द सेंस अर्ली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर डिलेड कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर ऐसा कुछ है, तो फिर उस केस में उसको वेरिएबल कंसिडरेशन मानेंगे। जब ये वेरिएबल कंसिडरेशन मानेंगे तो उसको एस्टिमेट करने का दो मेथड है अपने पास, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड एंड दूसरा है मेरा मोस्ट लाइकली मेथड। ओके सर। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड और मोस्ट लाइकली मेथड जब यूज करेंगे हम डिटरमाइन कर लेंगे बेस्ड ऑन दैट। एक्सपेक्टेड कब यूज होगा, मोर देन 2 आउटकम्स है तो फिर उस केस में एक्सपेक्टेड यूज होगा। मोस्ट लाइकली कब यूज होगा, मोस्ट लाइकली अगर आउटकम्स इज ओनली 2, यानी या तो होगा या तो नहीं होगा, तो फिर उस केस में मोस्ट लाइकली यूज करेंगे। देन उसके बाद फाइनेंसिंग कंपोनेंट में देखा था हमने कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज पेड आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, और जो प्राइस है वो सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंट है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे। इज दैट क्लियर, ये दो हमने पढ़ा था। फिर कल हम देखेंगे रिलेटेड क्वेश्चंस टू फाइनेंसिंग कंपोनेंट एंड उसके साथ साथ में नॉन कैश कंसिडरेशन होता क्या है, और उसके साथ साथ में एक और भी है, अगर एंटिटी किसी कस्टमर को पे करता है, कस्टमर को पे करना इन द सेंस कस्टमर को कोई रिबेट कूपन्स देता है, रिबेट कूपन्स जब परचेस करेगा कस्टमर उसको एक रिबेट कूपन्स देते हैं, और रिबेट कूपन्स कभी भी आके वो रिडीम कर सकता है, तो ऐसा कोई चीज़ होता है तो उस केस में कैसा करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे।